तो आप सभी का इस 81वें संडे वेबिनार सत्संग में भाव भरा स्वागत है, भाव भरा अभिनंदन है। यात्रा आप सभी के सहयोग से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सतत चल रही है और इसमें निश्चित रूप से डॉक्टर शांडिल्य का बहुत बड़ा हाथ है और उनकी निरंतर कनेक्टिविटी, वो बाहर रहकर भी इतने एंगेज रहकर भी इसको बनाए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत, हम जैसे आलसी लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। तो आज का विषय है, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाई वन नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। थोड़ा सा अलग विषय है, लेकिन इसे हिंदी में समझे तो आर्थिक रूप से हम साक्षर क्यों बने, ये विषय का नाम हो सकता है। तो वो इंग्लिश में लिखने में थोड़ा इजी हो रहा था, तो हमने इसलिए इसी को चलाते रहे। कई जगह से फोन आया क्या इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, तो हमने कहा कि नहीं, ये हिंदी में ही होगा। लेकिन वो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो तो आप हम लोगों को फाइनेंस ज्यादा समझ में आता, वित्तीय ज्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए इसे कहा गया। तो आइए गायत्री महामंत्र के द्वारा आज के इस वेबिनार का शुभारंभ करें। जिन्हें गायत्री मंत्र आता है मेरे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डियर फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो अपने आप में एक चुनौती का विषय, पूर्ण विषय है। चुनौतीपूर्ण विषय की इस विषय में हमारी भी बहुत जानकारी नहीं है और मैंने बहुत सारे मित्रों ने का आग्रह भी रहा इस विषय पे बातचीत करने के लिए। तो हमारी जो आज एक समय था कि हम जैसे लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या छोटे बिजनेसमैन थे, उनका बहुत ज्यादा वित्तीय संस्थाओं के साथ, दूसरी एजेंसीज के साथ वास्ता नहीं पड़ता। अपना कमाया, थोड़ा बहुत जो सेविंग थी वो करी और अपना एक शांत जीवन जी के चले गए। बैंक जाना थोड़ा सा कभी कभी तो आफत जैसा लगता था, है ना। लेकिन आज जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जा रहा है, एक नई तरह के चैलेंजेस हम लोग के सामने आते जा रहे हैं। अब चाहे छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, उसे जीएसटी से जुड़ना पड़ रहा है ना। और हमें अब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए लोन लेना पड़ता ही पड़ता है। अपने घर बनाना है तो उसके लिए लोन लेना पड़ता है ना। और बहुत सारे अपने बजट को प्लान नए सिरे से करना पड़ता है। ये सारी ऐसी चैलेंजेस हैं जो कि पहले इसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। अब किस तरह से अपने बजट को बढ़िया बना सके, अपने परिवार का लालन पालन कर सकें और रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित आय लेने का प्रयास करते रहें, मिलता रहे हमें एक सुनिश्चित आय। तो ये ऐसे कुछ बातें हैं जिनके लिए हमें अब ये बड़ी आवश्यकता है कि कौन सी एजेंसी क्या काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है, और हम अपने जीवन में उनका कैसे उपयोग करके अपने आप को इन सब चीजों से जानकार बन सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। तो मैं इस विषय में ज्यादा बात ना करते हुए ये भी कहूंगा कि अभी पिछले दिनों जब ये कोरोना काल चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों से जो प्राइवेट सेक्टर में थे, दूसरे सेक्टर में थे, उन्होंने कहा कि उनके पास लिक्विड फंड नहीं बचा। उन्होंने कई जगहों से लोन लिया और लोन लेकर के उन्होंने कहा कि वो उनके लोन पे इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे किया। तो ये सब बातें हैं कि लिक्विड फंड कैसे बना रहे हैं हमारे पास, है ना। और बिजनेस में कैश फ्लो कैसे बना रहा है, ये सारे इन्वेस्टमेंट क्या है, ये म्यूचुअल फंड क्या है, ये सारी बातों के प्रति हम लोग की जागरूकता नहीं है। और जैसा कि हमें पता है कि ऐसा बहुत सारे लोग कहना है कि यदि हम इन चीज़ों को समझ सकें और बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो लेकिन इतनी समझ सके, तो हम अपने जीवन को ज़्यादा व्यवस्थित रूप से चला सकते हैं। और आज इस खास विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर पूर्णिमा राव हैं। आप हायर एजुकेशन इंडस्ट्री में एक अनुभवी शोधकर्ता और शिक्षाविद। वह बिजनेस एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, वैल्यूएशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एक्सपर्ट है। उनके विषय में मैंने बहुत पढ़ा भी है। उन्होंने अपनी जो पीएचडी है वो फाइनेंस में किया है और वो स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोफेशनल भी है। बहुत शोधकर्ता वाला उनका मस्तिष्क है, हमेशा निरंतर उनके काम चलते रहते हैं। और उन्होंने फाइनेंस जो में अपना एमबीए किया है, जो मास्टर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का था, वो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में रहा। आपको यूजीसी द्वारा नेट जेआरपी से अवार्डेड है। आप शोध क्षेत्र में कॉर्पोरेट फाइनेंस, एसएमई फाइनेंसिंग, एंटरप्रेन्योरल फाइनेंसिंग, कैपिटल मार्केट, इन सब से जुड़ी रही है और वहां पर निरंतर आपका कुछ ना कुछ योगदान बना रहा है। एक्सपीरियंस के लिए कहूँ तो आप ट्रिपल आईटी कोटा में गेस्ट फैकल्टी रही हैं, एसएमआर ऑटोमोटिव सिस्टम इंडिया लिमिटेड से जुड़ी रही, रिलायंस एग्रो फूड इंडस्ट्री से लिमिटेड से भी आप जुड़े रही। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके बहुत सारे
शोध पत्र प्रकाशित होते रहते हैं। आपके सभी प्रकाशन स्कोपस इंडेक्स के साथ साथ ABDC में लिस्टेड है। और ये भी कह सकता हूँ कि शी इज आल्सो रिव्यू, उनके जो पेपर्स हैं उनके वो जर्नल्स हैं वो निरंतर एमराल्ड एंड टेलर एंड फ्रांसिस, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, उसके अंदर पब्लिश होते रहते हैं। तो ऐसे विज्ञजन हमारे बीच में है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं आपके जो, मैं बोल भी रहा था कि आपके जो डाटा देख रहा हूँ तो उससे ऐसा लगता है कि आप टेक्निकल लेवल में बहुत ज्यादा आपको जानकारी है, लेकिन हम लोग एक लेमन के, एक जनरल आदमी की तरह समझ इन चीजों को समझना चाहते हैं और उनका उपयोग हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ को में करके कैसे हम एक बिना चिंता रहित और एक अच्छा एक फाइनेंशियल जीवन जी सकते हैं। इसके मार्गदर्शन के लिए हम सभी की तरफ से आपको मैं बहुत बड़ा आह्वान कर रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर पूर्णिमा राव। चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत मैं वापस से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, सच बताऊं तो गुरुदेव के इस प्लेटफॉर्म से बहुत दिनों बाद वापस जुड़कर। बचपन से ही हम लोग गुरुदेव से जुड़े रहे हैं, चाचा जी के थ्रू, हमारे पापा के थ्रू ये सारी गाइडेंस मिलती रही। और आप लोग को बहुत सच बताऊं, चाचा जी ने मेरे बारे में इतना कुछ बोला, वो एक डेटा हम टेक्निकली बना के रखते, वही मैंने उनको कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड कर दिया था। बट मैं एक शुरू से साइंस की स्टूडेंट रही। मैंने BSc तक साइंस किया एंड उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां आई कि जहां एडमिशन हम लेना चाहते थे वहां एडमिशन नहीं हो पाया। सो हमने सोचा कि लेट्स फाइनेंस MBA की तरफ जाते, तब भी फाइनेंस के बारे में ABCD नहीं पता थी। बट धीरे धीरे करके सीखा जो, और यहाँ पे मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मैंने 10-12 साल में सीखा है इस एरिया में, और जो मैं खुद भी एक मैं अनुभव करती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ कि ये जो फाइनेंस एक वर्ड है, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत सारी गवर्नमेंट भी इसे बहुत स्मॉल छोटी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। इनफैक्ट जब मैं 11th 12th या ग्रेजुएशन भी कर रही थी, तभी भी मुझे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस नहीं पता था। हो सकता है आज तो सभी लोगों को पता है, बट इतनी भी लिटरेसी आज से 10 साल पहले नहीं थी। मैं अपनी एज के लोगों की बात कर रही हूँ, और जो अगर वो आप कॉमर्स की फील्ड से थोड़े से भी नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये चीजें क्या है। एंड घर में भी, मैं घर की भी बात करूं तो ऐसी चीजें नहीं थी कि हमारे साथ में बहुत ज्यादा फाइनेंसेस घर के भी डिस्कस हुआ करते थे, हमें बहुत सारी चीजें पता होती थी। पर आज जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में हम सब लोग रह रहे हैं, हमारे बच्चे जो है, और जिस तरीके से कोविड ने नई अनएक्सपेक्टेड चीजें लेकर आ गए हैं अपने हमारे जीवन में, तो उस टाइम पर फाइनेंस के बारे में जानना, उसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जैसे आप मोबाइल में अपना डेबिट क्रेडिट अकाउंट देखते हैं, बहुत यहाँ पर तो फिर भी सब लोग को पता है, लेकिन हमने एक रिसर्च किया जिसमें पता चला बहुत लोग आज भी इंडिया में नहीं जानते हैं कि अगर आपके अकाउंट में डेबिट का मैसेज आया है तो इसका क्या मतलब होता है, और अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज आया है, SMS जो हमारे मोबाइल फोन में आते हैं, तो इसका क्या मतलब है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अभी भी लोगों को नहीं पता, वो दूसरों से पढ़ के समझते हैं। सो इस चीज के लिए ये RBI जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसको भी, जो एपेक्स बॉडी है इंडिया में पूरे फाइनेंसेस को जो देखते हैं, उनको भी ये जरूरत लगी। आप पढ़ेंगे, आप RBI की वेबसाइट पे अगर सब जाएंगे तो देखिएगा वो फाइनेंशियल इंक्लूजन करके कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। इंक्लूजन का मतलब होता है फाइनेंस की जो जानकारी है वो सब तक पहुंचे। एक जैसे हम इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे बात करते हैं कि हर एक को एक मिनिमम अमाउंट मिले ही मिले, इस तरीके के मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, या हम एक मजदूरों के लिए एक मिनिमम वेजेस की बात करते हैं। तो इसी तरह एक मिनिमम लिटरेसी लेवल इंडिया में, वो भी फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल, जैसे क ख ग की बात होती थी आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब लोगों को पढ़ना नहीं आता था, साइन करना नहीं आता था, अभी फाइनेंशियल साक्षरता की बात हो रही है। सो हालांकि काफी अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपको एक और चीज बताएं, कई सारे लोग कॉल सेंटर में आज भी जॉब इसी पर हैं कि वो लोगों को ये बताते हैं कि आपको इतना % इंटरेस्ट इस रेट पे मिला है और इस महीने का मिला है। ये भी कैलकुलेशन अपने ही अमाउंट की, अपने ही इंटरेस्ट रेट की लोगों को नहीं है। तो इस चीज पे मैं रिसर्च भी करती हूँ। कुछ पेपर्स भी पब्लिश किए हैं कोविड के दौरान। स्पेसिफिकली हमने ये देखा कि किस तरीके से जिन लोगों को पता भी था, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रेस एंड
द काइंड ऑफ पैनिक थिंग्स, वो लोग लॉस में चले गए। और इसको हम फाइनेंस की भाषा में कहूँ तो हम बिहेवियरल फाइनेंस बोलते हैं। तो हमारे बिहेवियर की वजह से, हमारे इमोशंस की वजह से जब हमारे डिसीजन इफेक्ट होते हैं, जब हम रैशनल अप्रोच को छोड़कर इरेशनैलिटी की तरफ चले जाते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा दूंगी, जब से पहले मैं पीपीटी स्टार्ट करूं। 12 मार्च 2020 को सेंसेक्स सबसे 3 बार फिल्टर लगा। सेंसेक्स अधिकतर लोग समझते हैं, पर सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसमें भारत की टॉप 30 कंपनीज एक साथ ग्रुप होती हैं, एक बास्केट की तरह है। तो उसमें भारत की जो टॉप 30 कंपनी सबसे अच्छा कर रही हैं वो लिस्ट होती है। तो सेंसेक्स में 3 बार फिल्टर लगा। 3 बार फिल्टर लगने का मतलब होता है कि 3 बार वहां की एक्टिविटी को स्टॉप किया गया कि और ट्रेडिंग नहीं होगी और खरीद और बाय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत नीचे जा रहा था। कारण सिर्फ ये कि कोविड की से जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, उसका सब लोगों को आंसर नहीं पता था कि ये इतनी ही रहेगी, कम होगी, नहीं होगी। और उस वक्त पे काफी लोगों ने अपने जो शेयर्स थे, जो शेयर मार्केट में लोग के पास शेयर्स में आप में भी आप लोग भी इन्वेस्ट करते हो, उन्होंने बेच दिए। ये एक इरेशनल डिसीजन उस टाइम पर लिया गया बहुत सारे इन्वेस्टर्स के थ्रू। एंड विद इन अ मंथ, आप जून 2020 में आगे दोबारा सेंसेक्स का डेटा देखें तो अगेन वापस से उसी लेवल पर या उससे थोड़ा सा आसपास लेवल पर बाउंस बैक सेंसेक्स ने किया। और जिस वक्त जिन लोगों ने उस वक्त खरीदा था बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, और जिन लोगों ने उस वक्त बेचा था काफी नुकसान में रहे। तो इस तरीके की सिचुएशन से हम बचें, और ये वही लोग बच पाते हैं जिन्हें पता है कि बहुत टाइम तक नहीं रहने वाली है। क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी बेसिक्स हैं अपनी कंट्री की, वो बहुत स्ट्रांग है। और ये अनसर्टेनिटी सिचुएशन जैसे इसका सोल्यूशन कुछ भी सामने आएगा, ये वापस चेंज हो जाएगी। बट कई बार जो इन्वेस्टर्स जो एक्चुअली में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि ये जो प्राइस का या किसी भी शेयर के प्राइस का मूवमेंट है अप डाउन किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है। और वो बस वो फॉलो करते हैं जो भीड़ फॉलो कर रही है, और उसको हम फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं हर्डिंग बिहेवियर। वो वही चीज फॉलो करते हैं। तो ये एक बेसिक जो मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और इसी पे एक रिसर्च भी किया, 2 रिसर्च पेपर निकाले उन दिनों। एंड अच्छी जगह पब्लिश भी हुए गुरुदेव की कृपा से। सो अब मैं अपना जो आगे की चीज है वो उसी पे बिल्ट ऑन करने बताती हूँ। मैंने एक पीपीटी छोटी सी बनाई है आप सब लोगों के लिए। कोशिश करूंगी कि बहुत सिंपल रखूं और सभी को समझ में आए। अब प्लीज आपको विजिबल हो तो मुझे एक बार बस कह दीजिएगा। ये सभी लोगों को दिख रहे चाचा? दिख रहा है, दिख रहा है। सो ये क्यों जरूरी है? इससे पहले कि हम ये जाने कि फाइनेंशियल अवेयरनेस क्यों जरूरी है, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप लोग पढ़ेंगे, मैं समझाती हूँ। ये जो 6 सेट ऑफ क्वेश्चन है, अभी तक का रिसर्च का डेटा ये कहता है कि 30% लोग, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, 30% लोग ही इसके सही जवाब दे पाए, या इसमें जो मार्क्स लोगों के आए हैं 30% हाईएस्ट आए हुए हैं। तो इसको एक बार अगर आप आंसर किसी को देने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं आपके सेविंग अकाउंट में, आजकल सेविंग अकाउंट सब जानते हैं, और उस पर 2% का इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, तो 5 साल बाद क्या लगता है कि हमारे पास कितना पैसा होगा? बहुत सिंपल सी चीज है। 100 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में, आपको 2% इंटरेस्ट हर साल मिल रहा है, तो 5 साल बाद हमारे पास कितना पैसा होगा? अधिकतर लोगों ने जो रिसर्च कह रही है, जो लोगों ने आंसर दिया, जो मेजोरिटी लोगों ने आंसर दिया, उन्होंने बोला एग्जैक्ट 102। कुछ लोगों ने ये भी आंसर दिया लेस देन 102 से कम होगा। बट अगर हम कंपाउंडिंग की गणित लगाएं तो सही आंसर जो आता है वो मोर देन 102 से ज्यादा ही मिलेगा हमको, क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है हर साल आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। अगर 100 रुपए पे 1 साल बाद आपको 102 रुपए मिल रहे हैं, तो अगला जो इंटरेस्ट आपका लगेगा वो 2% पे लगेगा, मतलब 102 पे आपको 2% मिलेगा। तो ये हर तरीके से आपका जो अमाउंट है वो 102 से ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीजें ऐसी छोटी चीजें हैं, हो सकता है यहाँ बैठे सभी लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है। एक इमेजिन कीजिए कि एक इंटरेस्ट रेट जो आपके सेविंग अकाउंट पर है 1% 1 साल में है, और इन्फ्लेशन जो चल रही है वो 2% है। 2% की इन्फ्लेशन चल रही है। आपको जो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन सभी समझते हैं कि हमारे जो महंगाई वृद्धि की जो हम बात करते हैं, महंगाई दर की जो बात करता है, दैट इज इन्फ्लेशन ना। सो इन्फ्लेशन जो है 2% है, और आपको जो सेविंग अकाउंट पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1% है। तो अगर 1 साल बाद आपको जो भी पैसा मिलेगा,
तो क्या आप उससे वही चीज खरीद पाएंगे जो आज की तारीख में आप खरीद सकते हैं, या उससे ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे, या उससे कम पैसे आपको देने पड़ेंगे? बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ जी, हम उसी सेम अमाउंट पे 1 साल में क्या होगा, उसी जो पैसे में आज खरीदते थे उसी अमाउंट में 1 साल बाद भी खरीद पाएंगे। किसी ने ये भी जवाब दिया कि नहीं, उससे कम में खरीद पाएंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो पर आंसर ये है कि ज्यादा, है ना, आपको उससे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही थी आज की तारीख में, लेट्स से 2022 में जो 100 रुपए की मिल रही थी, वो 1 साल बाद 102 रुपए की हो जाएगी। लेकिन आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट आया वो सिर्फ 101 रुपए आया। तो इसको अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिला है, क्योंकि इन्फ्लेशन 2%, जो चीजें आप उस 100 रुपए से खरीद सकते थे उसकी कीमत हो गई 102, लेकिन आपने जहां उन 100 रुपए को इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, वो उससे जो हमारे इंक्रीज हुआ पैसा वो 1% ही हुआ, आपको मिला 101। तो अल्टीमेटली आप खरीद नहीं पाएंगे, 101 रुपए आपको कहीं और से लेके लगाना पड़ेगा। तो रिटर्न जो आया आपके पास, अल्टीमेटली जो पैसा आया वो नेगेटिव में गया। तो कई बार ये क्वेश्चन इसलिए भी जरूरी है, कई बार जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉर्मली जब हम अपना पैसा लगाते हैं तो हम इंटरेस्ट रेट तो देखते हैं कि कितने इंटरेस्ट पे मिलेगा पैसा, पर हम ये नहीं देखते हैं कि अभी जो इन्फ्लेशन चल रही है क्या हम उससे मैच कर पा रहे हैं उसको या नहीं। क्या हमारा अकाउंट, जिस भी चैनल में, जिस भी जगह आप इन्वेस्ट करो, बोलो गोल्ड में करते हो, रियल स्टेट में करते हो आप, एफडी में करते हो आप, और किसी गवर्नमेंट स्कीम में करते हो, म्यूचुअल फंड्स में करते हो, तो क्या वो आप अभी जो करंट इन्फ्लेशन रेट है उससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। इवन अगर मैच भी करता है तो आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, आपका पैसा वैसे का वैसे ही रहने वाला है। सो एक ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थ्रू दिस क्वेश्चन। आप बॉन्ड के बारे में समझते हैं? मुझे नहीं पता बॉन्ड के बारे में कितने लोग समझते हैं। बॉन्ड एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है शेयर को लेकर, क्योंकि काफी कंफ्यूजन मैं लोगों में देखने को मिलती है जब बॉन्ड की बात करता है। जैसे शेयर होता है, शेयर का मतलब आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने आपको ओनर बना लिया, आपने एक कंपनी के पास टोटल जो पैसा है अगर वो 100 रुपए है और आपने 10 रुपए उस कंपनी में लगाए हैं, तो आप 10% के मालिक हैं। तब आप ओन करते हैं उस कंपनी की वो 10% तक। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब कंपनी लोन के थ्रू पैसा नहीं लेती, कोई भी कंपनी लोन, या गवर्नमेंट भी लोन के थ्रू बैंक से पैसा नहीं लेती, वो पैसा पब्लिक से लेती है या और लोगों से लेती है। तो उन लोगों से जब वो पैसे लेते हैं तो वो उनको कहते हैं आपको हम फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे, जैसे आपको बैंक में मिलता है, पर और उसके बदले में आपको एक पेपर देंगे, उसे बॉन्ड पेपर कहते हैं। तो वो बॉन्ड होता है। तो वो फिक्स्ड इनकम है, जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कई बार उससे ज्यादा भी पैसे मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरेस्ट रेट आप समझते हैं? जो इंटरेस्ट रेट अगर इकोनॉमी में बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट का मतलब जिस 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 रेट पर आपका पैसा ग्रो कर रहा है, 2%, 5%, जो भी रेट अभी आज की तारीख में इंडिया में या आप बाहर से भी जुड़े हैं तो वहां पर चल रहा है, उससे ज्यादा उस रेट पर जो चल रहा है, तो वो रेट पे अगर वो बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो व्हाट हैपन टू बॉन्ड प्राइस। मैं आपको बॉन्ड प्राइस क्यों बता रही हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि बॉन्ड भी एक बहुत ही नोन इन्वेस्टमेंट चैनल है। काफी लोग इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं टू मेक द एग्जैक्ट रिटर्न जो आप चाहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। बहुत टेक्निकल आंसर्स हमारे फाइनेंस में नहीं, इसका कुछ बहुत टेक्निकल आंसर नहीं है, इसका सीधा सा आंसर है कि जब बॉन्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस गिरता है। क्यों? बहुत सिंपल लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो कोई दूसरी कंपनी नए बॉन्ड लेकर आ गई उस हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो लोगों ने जो करंट बॉन्ड प्राइस था उसको लिक्विडेट करके दूसरी जगह पर दूसरे बॉन्ड खरीद लिए, तो इससे जो पुरानी बॉन्ड थी उनके प्राइस गिर जाते हैं। सिंपल डिमांड सप्लाई का लॉजिक है, वो फाइनेंस में भी काम करता है। सिंपल अर्थशास्त्र जो हम पढ़ते हैं कि इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम यही लॉजिक चलता है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये, एक मॉर्टगेज है जिसको एक की पेमेंट है 30 साल में और 15 साल में, दो साल आपको दिए। 15-year mortgage typically requires higher monthly payments than a 30-year mortgage, but जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है वो 15 साल के लोन पे, ऐसे लोन से कंपेयर करें, आपने 15 साल का लोन लिया, एक जगह 30 साल का लोन लिया, कह रहा 15 साल में आपको ईएमआई ज्यादा होगी, 30 साल में ईएमआई कम होगी, लेकिन 15 साल में जो आपने लोन देंगे उसका इंटरेस्ट कम होगा और 30 साल वाले का इंटरेस्ट ज्यादा होगा। सही बात है या गलत? बहुत सारे लोगों ने कहा गलत।
बहुत सारे लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने, जब भी सर्वे फ्लोट हुआ आरबीआई का ही है, उन्होंने कहा गलत, बट ये सही बात है। 15 साल का जब भी हम लोन लेते हैं एज कम्पेयर टू 30 साल, आपको ईएमआई ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन आप इंटरेस्ट पेमेंट कम कर रहे हैं। ईएमआई के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट, जो आपने जो अमाउंट लिया है उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट है, वो कीमत है, प्राइस है, वो पैसा लेने का, जो आपने जहां कहीं से भी लिया है, बैंक से लिया है, अपने किसी फ्रेंड से लिया है, या अपने किसी रिलेटिव से लिया है, जहां कहीं भी आपने लिया है, उससे लेने की कॉस्ट को इंटरेस्ट बोलते हैं फाइनेंस में। तो 15 साल में वो कीमत, 15 साल की लोन के लिए वो कीमत कम होती है, 30 साल के लिए वो कीमत और ज्यादा होती है। और एक और मजेदार बात बताऊं, बैंक, मेरे ख्याल से सभी को पता भी होगी, बट बैंक सबसे पहले ईएमआई में अपना इंटरेस्ट कवर कर लेते हैं, प्रिंसिपल बाद में लेते हैं। ईएमआई की जब हम कैलकुलेशन समझाते हैं तो अमाउंट सेम है आपका 15 साल के लिए, आपका 30 साल के लिए, बट इनिशियल 7-8 साल में बैंक पहले अपना इंटरेस्ट लेता है, और बाद में फिर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है बैंक ने, 1 लाख का, 2 लाख का या 5 लाख का, फिर वो बाद में कट होना शुरू होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में बैंक को पूरा पेमेंट कर देते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोन के मिड ईयर में पहुंच गए हैं, आपने 10 साल का लोन लिया, 5 साल तक ईएमआई भरी, अब 5 साल के बाद सोच रहे हैं कि अब सारा पेमेंट चुका दें, तो वो सही डिसीजन नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब आपका प्रिंसिपल ही बचा है, अब चुकाएंगे भी तो बैंक को तो अपना इंटरेस्ट मिल चुका है, तो फिर लोन को चलने दें। उसमें टैक्स का भी आप लोग सब जानते हैं, थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एक और, बाइंग अ सिंगल कंपनी स्टॉक यूजुअली प्रोवाइड्स अ सेफर रिटर्न देन अ स्टॉक म्यूचुअल फंड। बहुत, ये सभी को पता होगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, ताकि आपका रिटर्न सेफर रहे, क्योंकि एक का पैसा अगर डूबा तो सारा उसमें वही डूब जाएगा। ये इस पे नहीं जाती हूँ, बट मैंने आपको ये क्यों बताया क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस जो टोटल क्वेश्चंस थे, इसको अगर ऑन एन एवरेज 10 की गिनती करें तो 3 लोग इसका सही जवाब देते हैं। इन 6 क्वेश्चंस का 6 में से 6, 3 लोगों ने सही जवाब दिया है आउट ऑफ 10। सो 30% करेक्शन रेट इस बेसिक क्वेश्चन का फाइनेंस के रहा है। यहाँ पे आप लोग अपने लेवल पे देख सकते हैं कि आप लोग को, आप काफी सारे कर पाए हों, ये बहुत ही बेसिक। लेकिन जो एक सर्वे आरबीआई ने भी किया है, यूएस में भी एसईसी ने वहां पर सर्वे किया है इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर, एंड उन्हीं का रिजल्ट अल्बानिया का आई बिलीव मैंने देखा था कि आउट ऑफ 10 देयर आर ओनली 3 पीपल हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने भी आपको दिखाया। तो हम जब समझते हैं फाइनेंसेस को, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन नीड्स। 2 चीजें आप लोग काफी सुनने में मिलती होंगी, एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स के भी बहुत आते हैं, रिस्क एंड रिटर्न, ये मार्केट रिस्क के अधीन है ये इन्वेस्टमेंट, और इस तरीके की बातें। दो कॉन्सेप्ट बड़ी पॉपुलर हैं जब भी हम कहीं भी अपना पैसा डालते हैं, एक रिस्क और एक रिटर्न। रिस्क को पहले समझते हैं, रिटर्न तो हम सब जानते हैं कि जो उससे निकल के आएगा, 100 रुपया लगाया है और 120 आ गया तो 20% रिटर्न हो गया। रिस्क की डेफिनेशन कई बार गड़बड़ हो जाती है। कैसे? अधिकतर लोग ये समझते हैं रिस्क का मतलब, मैंने बहुत लोगों से पूछा, इनफैक्ट बच्चों से भी बात होती है, जिन्हें हम पढ़ाते हैं एमबीए के बच्चे, 20, 22, 25 साल के बच्चा, उससे मैं पूछती हूँ रिस्क क्या है, तो कहता है मैडम जब पैसा डूब रहा है, मेरे को लॉस हो गया, वो रिस्क है। रिस्क इज नॉट लॉस, रिस्क लॉस नहीं है। रिस्क तो सब जगह है, आप बैंक में भी पैसा लगा रहे हैं तो आपको रिस्क है, क्योंकि बैंक भी आपको सिर्फ 5 लाख तक की इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट की गारंटी देता है, उसके बाद की गारंटी बैंक की भी नहीं है। चाहे आपने करोड़ रुपए लगाया हो, 10 लाख लगाया है, 20 लाख लगाया है, बैंक की भी, कोई सी भी किसी भी बैंक की भारत में जो मैक्सिमम गारंटी है वो सिर्फ 5 लाख तक की है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट जो मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं, और उसके ऊपर जो पैसा मिलता है वो इंटरेस्ट, तो उन दोनों को मिला के टोटल अमाउंट सिर्फ 5 लाख। तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जहाँ रिस्क नहीं है। रिस्क टर्म आती कहाँ से है? बहुत सीधा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ। मैंने 100 रुपए लगाया और मुझे 20, क्योंकि मुझे 2 साल बाद 120 रुपए चाहिए, और मुझे वो अपने बेटे की एजुकेशन के लिए फंड करना है, इसलिए मुझे वो पैसा चाहिए। अभी मैंने वो 100 रुपए लगाया एक जगह पर, वो मुझे 20% रिटर्न देगा, 120। अब उसने मुझे दिया 125 रिटर्न, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, 120 सोचा था, मिल गया 125, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती, एक्स्ट्रा मिठाई भी खा लेंगे। लेकिन अगर 120 सोचा था और आपको मिला 118 या 115, तो मुझसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं है, लॉस हो गया। रिटर्न तब भी है, 15% है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, मुझे कितना चाहिए था, 120 चाहिए था, पर मिला 115। तो मैं उस, जो जब मेरी रिटर्न से कोई भी चीज नीचे या ऊपर जाती है वो रिस्क है,
हम जब ऊपर की तरफ पैसा जाता है, ऊपर की तरफ इंटरेस्ट आता है, उसमें इतने परेशान नहीं होते। और लगता है ये तो बहुत सही बात है, ज्यादा पैसा मिल गया, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। रिस्क वो भी है। तो एक चीज, आप आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर या नीचे कहीं भी कोई चीज जा रही है, वो रिस्क है। तो रिस्क तो हर जगह है। तो रिस्क इज नेसेसरी इविल, ऐसा कहते हैं फाइनेंस में, वो जरूरी है। आपको ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना आप गवर्नमेंट का ना बैंक का, जो रिस्क फ्री। कुछ भी चीज रिस्क फ्री नहीं है, हर एक में आपको रिस्क इन्वॉल्व है। इसलिए बहुत जरूरी है, आप लोग तो करते हैं, बहुत जरूरी है हम जैसे लोगों के लिए, मेरी जैसी एज में जो लोग हैं, मुझसे छोटे भी जो हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को हम ध्यान दें। और ये बहुत ही बेसिक से, हमें बहुत बचपन से सिखाई गई ये चीजें। बस हमको रूट जॉट डाउन करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है, थोड़ा सा लिखने की जरूरत है, और बस आप आप इस फाइनेंस के लिए दो चीजें आती हैं, टाइम एंड, ये आरबीआई की बातें मैं बोल रही हूँ, मेरी अपनी नहीं है। टाइम एंड मनी मैनेजमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे इससे पहले तक हम लोग सब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप टाइम मैनेज कीजिए, आप टाइम मैनेज कीजिए। सिमिलरली मनी मैनेजमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। सो ये भी समझना जरूरी है। आपको अगर रिसोर्सेस जुड़ानी है, तो आर्थिक रूप से फाइनेंशियल रिसोर्सेस की हमको जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? मनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें हम 4-5 चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। अपनी आज की अगर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें, अ, दूसरी स्लाइड के तरीके से बताती हूँ कि कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। व्हेन टू स्टार्ट, कब करना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट, कभी भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो। अभी तक सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग से ये भी समझते हैं कि अच्छा, हमको सैलरी मिलती है, हम अपना खर्चे करते हैं, हम बहुत बचाते हैं और फिर बैंक में रख देते हैं, ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। हाँ, मैंने अपने घर में ऐसे ही सीखा, कि जब हम छोटे थे, कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जो मुझे समझ में आता था ये है कि जो हमारे खर्चों से बचा वो बैंक में चला गया, और वो वही उस तरीके से। लेकिन लेटर ऑन जब मैं बड़ी हुई तब हमें समझ में आया कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ने की बात है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम करें, कभी भी कर सकते हैं, जितना जल्दी करेंगे उतने ज़्यादा फायदे मिलेंगे। लेकिन लेट कभी भी नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। आप अगर आज 40 इयर्स के भी हैं, 30 इयर्स के भी हैं, आप स्टार्ट अभी से कर दीजिए। और अगर आप बिल्कुल 18 साल के भी हैं तब भी कर दीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी शुरू करें तब कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है। जो कमा रहा है, जो नहीं कमा रहा है, कोई भी कर सकता है। सो ये छोटा सा है कि बेटर लेट देन नेवर। हु शुड डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग, किसको करनी चाहिए? आजकल इसके लिए जॉब्स भी हैं और बहुत पैसे मिलते हैं। हमारे पास भी, हमने भी की है। हमको सैलरी उसकी मिलती थी कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। अपनी जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पे ये सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ, तो आई एम अर्निंग बाय बिकॉज आई एम टीचिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बट आपसे ज्यादा अच्छी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज आपके फाइनेंसेस को, आपकी इनकम को आपसे ज्यादा कोई और नहीं समझता है, नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, रादर देन मी या कोई और, मेरे अलावा या किसी और के अलावा। वो इतने अच्छे से नहीं समझेंगे जितनी आप अच्छे से समझते हैं। तो लोग फिर भी प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं, लेनी भी चाहिए अगर आपको लगता है तो। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें अगर खुद भी स्टार्ट करते हैं तो कर सकते हैं, तो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड कोई नहीं है। उसके बाद अगर आप, ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप्स मैंने बनाया है कि हम किस तरीके से अपने गोल सेट। फाइनेंशियल प्लान में नंबर्स तो बहुत लास्ट में आते हैं, इंटरेस्ट रेट तो बहुत लास्ट में आती है। इसमें सबसे पहले जो चीजें आती हैं कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे 1 2 3 4 करते हो, आप रैंक कैसे करते हो, आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको सेगमेंटेशन बोलते हैं हम यहाँ पे। 3-4 तरीकों में सेगमेंट कैसे करते हो। आपके शॉर्ट टर्म गोल मतलब जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, अभी जो आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। आपके कुछ मीडियम टर्म गोल जो आपके परिवार से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके बच्चों के एजुकेशन से, शादी से, और किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल आपके रिटायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई इमरजेंसी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस तरीके से गोल्स का सेगमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। मेरे घर में मम्मी पापा हमारे हमेशा यही इन्हीं बातों को सिखाते हैं। आज हम ये बस पढ़ा रहे हैं और इसको और किताबों में ले आए, लेकिन ये शायद हम लोग करते हैं नोइंगली अननोइंगली। बट कई बार टू पुट इट इन पेन एंड पेपर काफी क्लियर हम लोग हो जाते हैं कि किस तरीके की चीजों के आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
और एक और चीज जो है कि बैंक के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर हमको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, रिक्वायरमेंट मिलने के बाद एक चीज और समझनी जरूरी है कि हम जहां भी इन्वेस्ट करें उससे उस पे हम रिस्क कितना ले सकते हैं। दोबारा समझाती हूँ रिस्क लेने का क्या मतलब है। सपोज मैंने शेयर मार्केट, आप लोग सब जानते होंगे, वहां पर पैसा डाला और मुझे जरूरत थी 120 रुपए की, मैंने खरीदा। सिंपल 100 रुपए के एग्जाम्पल से लूंगी। 100 रुपए मैंने शेयर मार्केट में डाले, मुझे जरूरत है कि 5 साल बाद मुझे 120 रुपए मिल जाए। 2 साल बाद शेयर प्राइस बढ़ा, 120 हो गया। मुझे तो 5 साल बाद 120 चाहिए, अभी चाहिए ही नहीं। आई एम ओके विद इट, मैं बहुत खुश हूँ, 120 तो मेरा पड़ा हुआ है पैसा उसमें। फिर और प्राइस बढ़ा, फिर मेरे को जब मैं चौथे ईयर में पहुंची तो 120 रुपए मैंने निकाल के और कर ली। फिर 5वें ईयर में आई तो वो जो मेरा प्राइस है 120 से 115 हो गया। तो अब ये क्या मेरा लॉस है? अधिकतर लोग इसे लॉस की तरह लेते हैं। लॉस नहीं है, क्योंकि आपने 120 तो पहले ही निकाल लिया, अपना जो मेजर पोर्शन है वो आप पहले ही निकाल चुके हैं। उसके बाद पैसा ऊपर नीचे गया, वो तो दैट्स अ पार्ट ऑफ दी, जो प्राइस का ऊपर नीचे मूवमेंट है उसका पार्ट है। तो थोड़ा अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। स्टॉक मार्केट के लिए एक रूल भी कहता है, वो रूल ये कहता है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो आप वो पैसा वहां लगाइए जिसकी आपको अभी इमीडिएट जरूरत नहीं है, जिसको आपको अभी इमीडिएट, अगर इमीडिएट जरूरत वाला पैसा लगाएंगे तो वो एक गैम्बल है। रिटर्न मिल भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस 50-50%, और नहीं भी मिल सकता। तो बहुत सारे लोग जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट वाला पैसा वहां लगाते हैं उनको लॉस होता है। तो आप अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए ऐसे हैं जिनके आपको आने वाले 7-8 साल में एकदम से जरूरत नहीं पड़ने वाली, उस 1 लाख को इन्वेस्ट करिए और उन शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होता है वैल्यू शेयर, एक होता है ग्रोथ स्टॉक। तो अपना पैसा उसको इस तरीके से, वैल्यू शेयर वो होते हैं जो स्टेबल कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस है आपका, टाटा है आपकी, इंफोसिस है, ये स्टेबल कंपनीज है, पुरानी कंपनीज है। इनमें अगर हम पैसा लगाते हैं तो इनमें एक स्टेबल रिटर्न है, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे लेकिन स्टेबल रिटर्न है। ग्रोथ स्टॉक वो है जो नई कंपनीज है, जिससे मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि हाँ उस पर हाई रिटर्न मिलने के चांसेस है, फिर भी कह रही हूँ। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस में जब हम पैसा, ऑब्वियसली इसमें म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स भी होते हैं, वो उसी तरीके से लगवाते भी हैं, पर वहां पे इस तरीके से अगर लगाते हैं तो अच्छा रिटर्न 1 लाख पे आपको, अच्छा 1 लाख एक जस्ट आर्बिट्ररी अमाउंट है, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उस पर अच्छा मिल सकता है। लेकिन वो पैसा होना चाहिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो वहां पे आपका रिस्क एपेटाइट डिपेंड करता है। एक और एग्जाम्पल है, आपकी इनकम अगर 20 लाख रुपए महीना है, 20 लाख रुपए महीना है, और आप 15 लाख रुपए अगर स्टॉक मार्केट में लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत डिसीजन है, या 10 लाख भी लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत डिसीजन होगा। लेकिन अगर आपकी 20 लाख रुपए इनकम है और 1-2 लाख रुपए आप लगा सकते हैं, इतना आप रिस्क उस पर प्लस माइनस होगा, यू कैन बियर इट, देन आपको उस जगह जाना चाहिए। तो एक बहुत ही सेफ रिस्क लेके, कैलकुलेटेड रिस्क उसको बोलते हैं, उसको लेके अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर फाइनेंशियल कुछ कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, कई बार कर लेते हैं, मैंने भी की है, कि आप बिल्कुल खर्चा किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। हो सकता है यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि हम खर्चा किए जा रहे हैं और हमें पता नहीं है, जैसे कि हमने छोटी छोटी चीजों पे चीजें खर्चा कर दी, लेटर ऑन वी रियलाइज कि अच्छा ये अमाउंट, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, चाय पीने से मना नहीं कर रही, बट हम रोज अगर 5 रुपए चाय के खर्च करते हैं, आजकल तो ज्यादा का मिलता है, मेरे ख्याल से 20 रुपए का एक ग्लास चाय का आता है, 20 रुपए अगर आप रोज खर्च करते हैं, 2 टाइम पी रहे हैं, 40 करते हैं, तो पूरे महीने के आप करीबन करीबन 1200 से 1500 रुपए चाय के खर्च करते हैं। उसको मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरा एक एग्जाम्पल बताती हूँ, हम जैसे लोग जिन्हें हमेशा ऑफिस पे जल्दी पहुंचने की रहती है क्योंकि हम लेट हो जाते हैं, हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, या हम उठते हैं तो भागा दौड़ी रहती है, और हम कैब बुक करते हैं, वो जो भी प्राइस देता है हम उसमें उसको ले लेते हैं, एंड कई बार हम 400 रुपए दे रहे हैं कैब को, कई बार हम 450 रुपए दे रहे हैं, फिर जब हम उस एक्सपेंस को पूरे महीने का लगाते हैं तो वो कहीं 25-30 हजार रुपए आता है, जो कि 10 हजार ही हो सकता है। इस तरीके की जो खर्चे हैं उसको रोका जा सकता है, ये बहुत ही कॉमन सी फाइनेंशियल मिस्टेक है। दूसरा एक बड़ा, मे बी मैं नहीं यूज करती हूँ पर मे भी हो सकता है कई लोग करते हैं, बहुत करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का बड़ा चलन है, बहुत लोग यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड। आप लोगों के पास फोन भी आते हैं, क्रेडिट कार्ड खरीद लीजिए, ले लीजिए, फ्री में मिल रहा है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं है, बैंक्स काफी करते हैं। लेकिन लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड लेने की मना नहीं है, लेकिन हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं लास्ट में उसकी पेमेंट कर देंगे,
लास्ट में पेमेंट करने पे कई बार क्या होता है, आपका एक दिन भी प्लस माइनस हुआ तो आपका जो इंटरेस्ट चार्ज क्रेडिट कार्ड पे लगता है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। और फिर जब ये आदत में पड़ जाता है तो वो आपका जो स्पेंडिंग है उस पे, अननेसेसरी स्पेंडिंग जिसकी जरूरत भी नहीं थी, वो बढ़ जाती है। और इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन, कई बार हमें आधी चीजें पता है आधी नहीं पता है, तो आधा ज्ञान हमेशा गड़बड़ काम करता है। तो वो भी उसके बेसिस पे भी कई बार जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस में चले जाते हैं। तो ये कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जिससे हमको बचना चाहिए। इसके बाद कुछ मिथ्स हैं। ये मिथ्स ये मेरे बनाए हुए नहीं है, आरबीआई कहता है। एटीट्यूडनल मिथ। एटीट्यूडनल मिथ क्या कहता है? जो लोगों में होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत कम पैसे या बहुत ज्यादा पैसे हैं। मेरे पास तो बहुत है, करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, या मेरे पिताजी से मिलने वाले हैं, या कुछ कहीं से कोई प्रॉपर्टी आने वाली है, तो प्लानिंग की मुझे कोई जरूरत नहीं, या मेरे पास तो वैसे ही मेरे पास है ही नहीं पैसे, तो भी मुझे प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो कंप्लीटली मिथ है। आपके पास चाहे पैसे हैं चाहे नहीं है, प्लानिंग की जरूरत, फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत सभी को पड़ती है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही मुश्किल चीज है, टाइम कंज्यूमिंग है, और मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। बहुत ही गलत मिथ है। अगर आप इस पे जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना बड़ा मोटा अमाउंट का नुकसान कर रहे हैं। और इफ आई लर्न एनफ नाउ आई वुड हैव एनफ मनी ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। कई बार ऐसा भी करते हैं कि अगर मैं आज की तारीख में काफी अर्न कर लूंगा तो रिटायरमेंट में तो पैसा हो गई जमा, तो उससे काम चल जाएगा। ये भी सही नहीं। रिटायरमेंट प्लानिंग जिस दिन से आप कमाना शुरू कर रहे हैं उस दिन से करनी ही जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी ज्यादा बेटर है। जितनी जल्दी स्टार्ट करें, चाहे थोड़ा स्टार्ट करें पर करना जरूरी है। ये एक फर्स्ट मिथ जो आरबीआई हमको कहता है। दूसरा मिथ आपका है इन्वेस्टमेंट मिथ्स। इन्वेस्टमेंट को लेके मिथ होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज रिस्क फ्री एंड गारंटीड ह्यूज रिटर्न। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं, कहीं पर भी नहीं है। और एक बात और बहुत ही क्लियर कर दें, कोई भी अगर आपको कहता है 2 साल में पैसा डबल हो जाता है, ऐसी बहुत सारे लोग कई बार बातें करते हैं। आपने पोंजी स्कीम्स का भी नाम सुना होगा। मेरे कई सारे लोग, कुछ लोग को मैं जानती हूँ जो इस चक्कर में आए और काफी मोटा पैसा उन्होंने गंवाया है पोंजी स्कीम के चक्कर में। पोंजी स्कीम को थोड़ा सा बताती हूँ होता क्या है। वो आपसे कहेंगे 3 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाए, और हो जाता है। तो आपको डबल देंगे। आपने आपने पैसा ज्यादा नहीं लगाया क्योंकि आप नए हैं, आपने कहा 10,000 लगा के देखते हैं। आपने लगाया, उन्होंने आपको 3 साल बाद 20,000 रुपए देंगे। फिर आप ऑब्वियसली आपको 20,000 मिल गए, 3 साल में मिल गए, आप दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे, नहीं नहीं पॉन्जी नहीं है, बिल्कुल अच्छी है, आप कीजिए रिकमेंड, आप लगाइए पैसा, वो लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। फिर और लोग लगाते हैं, उनको भी देते हैं। ये साइकिल वो एक टाइम तक कंटिन्यू करते हैं। और फिर जब उनका वो जो गारंटी जो उन्होंने अपना टारगेट बनाया होता है 100 करोड़ 50,000 करोड़ इतना पूरा हो जाता है, इतना करके सर्कल से, एंड दे लेफ्ट, एंड वो सारा पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स इंडिया में भी हुए हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पे में बड़े बड़े मार्केट स्कैम्स तो आप सब लोग जानते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसे कहते हैं हम फाइनेंस की भाषा में पोंजी स्कीम। तो इसलिए इस तरीके की इंफॉर्मेशन पर, इस तरीके की कोई भी आपको इंफॉर्मेशन देता है उसको बहुत अच्छे से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो 3 साल में 2 साल में आपका रिटर्न डबल कर देगा। हम आज की तारीख में जिस इन्फ्लेशन पे जी रहे हैं वो 8% है, मे भी ज्यादा भी हो सकती है। रिपोर्ट 8-9% का कर रही है गवर्नमेंट। 8-9% अगर साल की इन्फ्लेशन है तो 4 साल में कहीं रिटर्न कोई भी डबल आपका अमाउंट, कोई इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट इक्विटी मार्केट वहां पर हो सकता है, बट उसमें भी चांसेस लॉस के भी ज्यादा है, तो नहीं, चांसेस बहुत कम है, नहीं कर सकता। दूसरा इन्वेस्टमेंट का है कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्की है और अवॉइड करना चाहिए। रिस्की है बट अवॉइड करना चाहिए, ये सही बात नहीं है। आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट जहां तक पॉसिबल है, ये देखते हुए कि आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। आपके पास 20 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख आपने लगाया, 1 लाख का 50,000 भी हो जाता है, आप आराम से उसके लिए, आपको कोई आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप ऐसा पैसा लगाइए जिससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट। फाइनेंस में इसको मटीरियलिटी का भी कॉन्सेप्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगाना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक अभी के लिए नहीं है, और लॉन्गर टर्म में 100% गेन्स होते हैं। बहुत बड़ी एग्जांपल इन्फोसिस का देती हूँ। इन्फोसिस का शेयर जब 1995 में लिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट पे 95 रुपीज का था। अब आज की तारीख में आप सब लोग देख सकते हैं इन्फोसिस का शेयर प्राइस 2,000-3,000 से ऊपर है। और जिन लोगों ने भी उस वक्त 100 शेयर भी लिए होंगे, 50 शेयर भी लिए होंगे, मिलियनर्स हैं। तो टाइम पीरियड, आपको टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को।
वो इन्वेस्टमेंट देने का, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपनी स्पीड से चलता है। आपको डाउनफॉल भी बहुत मिलते हैं, आपको गेन्स भी मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर हम जैसे लोग जो, जहां पर मैं बहुत बड़ी मिडिल क्लास की बात करती हूँ इंडिया में, मिडिल क्लास के लोग कितना वो पैसा लगाइए जो आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कहीं पे भी दिक्कत में नहीं डालेगा। सिर्फ वो पैसा लगाइए, सारा पैसा नहीं। सिर्फ आप एक एलोकेशन ऑफ फंड भी से भी हमें गाइडलाइन देती है, कहते 10% ऑफ इनकम आपको इन्वेस्टमेंट पे लगाना चाहिए। वो टेबल में मैं आपको बताऊंगी। दूसरे टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड भी मिथ्स है कि वेदर आई डू माई टैक्स प्लानिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और लास्ट, मैं शुरुआत में करूं, मतलब अप्रैल मई में करूं या मार्च में करूं, एक ही बात है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपने टैक्स प्लानिंग के लिए पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, एटीसी तो सब जानते हैं 1.5 लाख की लिमिट है, 50,000 और कहीं लगा सकते हैं तो 2 लाख तक का हम टैक्स पे बचा सकते हैं। तो अगर आप वो अप्रैल और मई में करते हैं तो एक तो आपको रिटर्न मिलेगा, और दूसरा क्योंकि टैक्स सेविंग तो दोनों केस में हो जाएगी, लेकिन आपको रिटर्न पहले केस में मिलेगा जब आप शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्योंकि अगला इन्वेस्टमेंट आप कब कर रहे हैं? मार्च एंड में, जब आपका ईयर खत्म हो रहा है, बिकॉज टू सेव टैक्स एंड ऑल। सो दैट इज ऑल्सो वन मिथ। दूसरा मिथ है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन। नहीं, म्यूचुअल फंड की इनकम टैक्सेबल होती है एक्सेप्ट ELSS। ELSS इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इस स्कीम में टैक्सेबल आपका जो रिटर्न है वो टैक्सेबल नहीं होता। बाकी किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपके रिटर्न्स टैक्सेबल होते हैं, चाहे वो डेट का आपने लिया हो फंड या आपने मिक्स्ड फंड लिया हो, राइट, आपने किसी स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक किसी फंड में इन्वेस्ट किया हो, आपका टैक्सेबल है, एक्सेप्ट अगर वो ELSS स्कीम के अंदर नहीं आता। ELSS होती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। क्रेडिट कार्ड, एक और मिथ आरबीआई जो हमें कहता है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मिथ्स है। ये कहते हैं नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन माय वॉलेट शोज हाउ रिच आई एम। दैट्स अ काइंड ऑफ फैलेसी। यंग जनरेशन, हम लोगों में शायद इतनी नहीं है, बट हमारे जो और छोटे भाई बहन है उनमें ज्यादा है। जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहे हैं मॉल में जाने के लिए उतना ज्यादा बढ़िया, उतने ही ज्यादा आप डेट की साइकिल में फंस सकते हैं। डेट फाइनेंस में होता है उधार, उधार की वृत्ति। हालांकि हम इंडियंस में काफी कम है, बट स्टिल अभी जो हम जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, कई लोग क्रेडिट कार्ड लेके घूमते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड। तो दैट्स ऑल्सो अ मिथ। ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम करें। इट इज ओके टू पे मिनिमम अमाउंट पेंशन इन माई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एवरी ईयर। कोई बात नहीं है अगर हम मिनिमम अमाउंट पेमेंट कर देते हैं, दैट्स ओके। वो अमाउंट आपकी सेविंग्स को, आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। भले आप वॉरेन बफेट की सेविंग्स ले लीजिए, वो उनकी भी कई सारी सेविंग्स हैं जहां वो कहते हैं कि छोटी छोटी सेविंग्स आपके बड़े रिटर्न्स का कारण बनती हैं कई बार। सो इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर डैन मिलियन, ये कि मनी ना तो गॉड है ना डेविल है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that tends to make us more who we already are, whether it's greedy or luck. So that's a kind. आगे चलते हैं। हम जैसे लोगों के लिए फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, कंपनीज के लिए हम अलग बात करते हैं, पर हमारे लिए फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या है? चार एक एग्जांपल्स मैंने कोशिश की है कोट करने की। एक आसिफ है, एक बाबू है, एक चंदा है, एक बच्चा है डेविड। चार लोग हैं, चारों की इनकम को दिखाने की कोशिश की है। जो सबसे ज्यादा, अगर आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इनकम है वो आसिफ की है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको? सिर्फ इसलिए कि केवल और केवल इनकम के बेसिस पर हम ये नहीं जज कर सकते कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी हैं। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कितना खर्चा कर रहे हैं, कितनी सेविंग्स कर रहे हैं, और उस पर और वो सेविंग्स कहाँ कर रहे हैं? आपके पास इमरजेंसी फंड की, इमरजेंसी फंड या आप रेनी डे के लिए फंड कहते हैं फाइनेंस में से, कि रेनी डे फंड सुरक्षित है या नहीं। रेनी डे मीन्स कि जब, और कोविड का टाइम, रेनी डे फंड कोविड के टाइम से जिन लोगों के पास, बहुत लोगों की जॉब्स गई, बहुत लोगों के पास एकदम से स्टार्ट कंपनीज ने सैलरीज नहीं दी, ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशन इंडिया में हुई है। कई सारे लोगों को बिल्कुल ही बिजनेस भी बंद करना पड़ा, कोई रेगुलर कैश फ्लो नहीं था और लोगों की सैलरीज भी देनी थी। तो इस तरीके की सिचुएशंस को सेव करने के लिए इफ वी डोंट हैव फंड, और वो फंड कहाँ से आएगा जब तक आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे उस तरीके के। तो इनकम इज नॉट दी ओनली मेजर। जो सबसे बड़ी चीज हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये 20 लाख का पैकेज कमा रहा है, बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप ये देखेंगे तो सबसे अच्छी जो इनकम है इस वक्त आसिफ की है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से 10,000 रुपए महीने की सैलरी है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन भी इसी बंदे की।
तो इनकम इज नॉट दी ओनली फाइनेंशियल इंडिकेटर। कहने का मतलब है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी अच्छी है, कितनी खराब है इंडिविजुअल लेवल पे, ये डिसाइड करने के लिए तीन और पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। एक्सपेंस, आपके खर्चे, आपकी एसेट, एसेट मींस आप जो भी चीज ओन करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, और आपका आपकी और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में आपका गोल्ड है आपके पास, एंड वो असेट, कैश है, वट एवर इट इज, और लाइबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपके रिक्वायरमेंट्स कितनी फुलफिल करनी है, किसी उधार तो नहीं ले रखा है, लंबे समय तक, लंबे टाइम का उधार तो नहीं है। ये तीनों एंगल भी डिसाइड करते हैं, और ये चारों मिलके एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि एक बंदे की फाइनेंशियल हेल्थ, एक इंसान की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी साउंड है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना हेल्दी वो है फाइनेंशियली। सो दिस अगेन, सो खाली इनकम से नहीं जजमेंट होता है। इफ यू लुक एट दिस थिंग, दिस फ्लो चार्ट काइंड ऑफ थिंग, जो टॉक करता है कि आपको अर्निंग मिली, चाहे कहीं से भी मिल रही है, सैलरी से मिल रही है, कोई गेन हो रहा है, आपको किसी ने कुछ पैसा दिया है, उसको एलोकेट करना बहुत जरूरी है। एलोकेट किस तरीके से, इन 4 चीजों में अगर एलोकेट करते हैं तो हम नॉर्मली एक सेफ, हाँ जी, सो सेविंग्स ऑब्वियसली हम करते हैं, स्पेंडिंग बहुत जरूरी है। एक स्पेंडिंग के लिए एक कॉलम आता है, हम सब लोग ये करते हैं, मैंने अपने पापा को, अपने फादर को करते देखा है, एनवेलप बजटिंग। एनवेलप बजटिंग कुछ नहीं होता, हमारे पास जो पैसा है, सपोज आपको 10,000 सैलरी मिल रही है या 1 लाख सैलरी मिल रही है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बांट देते हैं कि इतना पैसा दूध वाले के लिए, इतना पैसा किराने वाले के लिए, इतना पैसा घर के और खर्चों के लिए, इतना पैसा कहीं हम जाएंगे तो उस चीज के लिए, और बाकी पैसा हमारी सेविंग्स के लिए। दैट्स हाउ, दिस इज व्हाट एनवेलप बजटिंग इन दी सिंपल लैंग्वेजेस, और कुछ नहीं होती है एनवेलप बजटिंग। सो इसमें सबसे पहले हम उन चीजों को पूरा करते हैं जो हमें चाहिए, जो हमारी जरूरत है, नीड फर्स्ट। आपको जो चाहिए, मतलब आप फिर नेक्स्ट करते हो कि अच्छा ये हम किसी के लिए कोई अच्छा कुछ लेके आना है, किसी का बर्थडे आ रहा है, इस तरीके की चीजों पे वांट्स लेटर, एंड वेस्ट नेवर, नेवर एवर वेस्ट। सो दिस इज व्हाट एनवेलप बजटिंग, which our पेरेंट्स, और अभी भी हमारे पेरेंट्स इसको फॉलो करते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप जरूर से अपना जो भी आपकी अर्निंग है उसको रखिए। ये एक चार्ट हम लोग बनाते हैं, ये एक्टिविटी में कई बार कराती हूँ अपने सेशंस में, कि आपकी कितनी इनकम है, मंथली इनकम, कितना एक्सपेंस है, आर्बिट्रेरी भी ले सकते हैं, और नॉर्मली जरूरी नहीं है कि हम एक्चुअल की बात करें, लेकिन हाँ, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है, ये शीट आप खुद बना सकते हैं अपने हाथ से, अपनी डायरी पर घर पे बना सकते हैं। और आप हर महीने इस तरीके की एक बॉक्स बनाइए, एंड सी कितने महीने आप ग्रीन जोन में रहे, कितने महीने आप येलो जोन में रहे, और कितने महीने आप ऑरेंज जोन में रहे। आप हमेशा ग्रीन जोन में हैं, है ना, आप हमेशा ग्रीन जोन में हैं, तो ऑब्वियसली आप अच्छा कर रहे हैं, आप सेविंग पे की तरफ जा रहे हैं। आप येलो जोन में है, मतलब हमने सेव नहीं किया, ये आपको, हमारे जैसे लोगों को बिल्कुल अलर्ट करता है। मैं अपनी बात करूँ तो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस सेविंग जोन में जा ही नहीं पाते, ड्यू टू अवर अननेसेसरी एक्सपेंसेस एज वेल। नए जनरेशन की मैं बात करूँ तो, और कई बार नेगेटिव में भी चले जाते हैं। तो इस चीज के लिए इस तरीके के कैलेंडर बड़ा हेल्प करते हैं, और हम राइट पॉइंट पे स्टॉप हो जाते हैं कि अब हमको अननेसेसरी स्पेंडिंग बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि कई बार लगता है चलो कोई बात नहीं, 2 महीने कर दी, कोई बात नहीं, अगले महीने फिर कमा लेंगे, फिर आ जाएगा, बट वो कई बार वो अगले महीने, क्योंकि हम सब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में भी अभी हम जानते हैं पेंशन नहीं है, तो 4 महीने बाद पता चला प्राइवेट नहीं कह दिया, आप जाइए दूसरा लीजिए। यू नेवर, आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ ये पता है आप जो करंट में जी रहे हैं। तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो पैसा आज है, जिसकी वैल्यू आज आपके पास है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू जो आप सोच रहे हैं कि 2 महीने बाद जो सैलरी मिलेगी, तो सैलरी मुझे आ जाएगी, उसकी कीमत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सैलरी दैट यू विल गेट आफ्टर 2 years और 2 months in fact. This is what time value of money. Money now is more worth, ज्यादा कीमती है एज कम्पेयर टू द पैसा जो आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम। तो ये एलोकेशन की गाइडलाइंस हमको देता है कि अगर हम स्पेंडिंग करते हैं तो 50% ही स्पेंडिंग करें अपनी इनकम की, 20% हम सेविंग्स की तरफ ध्यान दें, 20% आपकी इनकम को, अपने फाइनेंसेस को स्टेबलाइज करने का मतलब आपके जो करंट नीड्स हैं उसको स्टेबलाइज कीजिए, एंड 10% की सेविंग। अगर टाइम ज्यादा जा रहा है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। कितने टाइम की स्पीच? ओके, तो मैं क्विकली खत्म इसको वाइंड अप करूं, अगर टाइम हमारा पास कम है। अभी है 5 मिनट।
अच्छा 5 मिनट है तो मैं इसको कोशिश करती हूँ जल्दी से फिनिश अप करने की। ये एक तरीके का एक ग्राफ चार्ट मैंने बनाया था, इसमें आप देखेंगे जिन्होंने जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू की, द इनकम लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे जो इंटरेस्ट अर्न हुआ वो 8 लाख का था, और एक दूसरा बंदा है जिसने रिटायरमेंट प्लानिंग 31 थोड़ी लेट करनी शुरू करी, उसको इंटरेस्ट कम मिला, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, राइट। तो कहने का मतलब यही है, जितनी जल्दी हम अपने घर में भी सिखाते हैं, पर जितनी जल्दी हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर लेंगे, भले ही छोटा अमाउंट करें, उतने ही ज्यादा रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। सिंपल गणित और कुछ भी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला लगता है। तो इन्फ्लेशन को लेके हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन को लेके थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा कि हम क्यों इन्वेस्ट करें, ताकि हम इन्फ्लेशन से आगे रहें। बिकॉज अगर आप इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न ले रहे हैं, अभी आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है, अदरवाइज आपका रिटर्न नेगेटिव ही है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट सेविंग से डिफरेंट होता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक चीज नहीं। सेविंग जो बच गया आपकी पॉकेट में और आप उस पॉकेट को ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ के करते हैं, गैम्बलिंग में तो आपको पता ही नहीं है कितना मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में आपको ये आपको क्लियर है कि कितना रिटर्न मिलने वाला है, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलने वाला है, या जो भी उसकी आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होने वाली है, नहीं मिलने वाली। इन्वेस्टमेंट रिस्की भी है, लेकिन उतना ही रिस्की होता है जितना आप चाहते हैं आपके लिए। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और एक और चीज, इन्वेस्टमेंट से ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत जल्दी हम लोग अमीर बन जाएंगे। इट्स नॉट अ रिच फॉर्मूला। So, like all other aspects, financial and planning में investment is also important, जो हम लोग करते भी हैं। I'm not going into these different zones, but एक चीज आपको जरूर से बताऊंगी, रिस्क और रिटर्न दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर आप हाई रिटर्न किसी चीज पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको हाई रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क का मतलब है देयर आर चांसेस, ऐसे चांस हो सकते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न भी मिले और खराब भी मिले। तो चांसेस है, फिक्स कुछ भी नहीं। तो रिटर्न और रिस्क, कहीं अगर आप 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका रिस्क भी उतना ही हाई है, और जहां पर आप 8% या 4% गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, वहाँ रिस्क भी उतना कम है। तो वो आपको देख के चलना है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी जरूरतें क्या उस कम रिटर्न से फुलफिल हो जाएंगी, या मेरे को ज्यादा पे भी जानने की जरूरत पड़ेगी। वो डिसीजन हर एक का अपना होता है, मेरा अलग और किसी का अलग, XYZ का अलग हो सकता है। पर आप ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई हाई रिटर्न दे रहा है वो कहेगा रिस्क कुछ भी नहीं। बिल्कुल गलत बात है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा बड़ा रेड क्रॉस लगा दीजिए अगर आपसे कोई कह रहा है कि रिटर्न है पर रिस्क तो है ही नहीं। ऐसा नहीं होता। मैं इस पे नहीं जा रही हूँ। मुझे पता है टाइम थोड़ा सा कम है। एक चीज बस, यस, ये एक RBI का इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने निकाला था। ये टॉप 10 इन्वेस्टमेंट्स आज की तारीख में है जो हम लोग कर सकते हैं, और विदाउट एक्चुअली गोइंग इनटू अ मच रिस्कियर जोन। एक होता है डायरेक्ट इक्विटी। डायरेक्ट इक्विटी मतलब जो मैंने आपको शेयर मार्केट की बात बताई, शेयर मार्केट रिस्की है, लेकिन आप उतना ही रिस्क लीजिए जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी से मेरा मतलब है कि अगर मैं 20 लाख रुपए कमा रही हूँ तो मैं 50,000 अगर शेयर मार्केट में लगा रही हूँ, तो अगर वो जाता भी है, कम डाउन भी होता है थोड़ा, तो मेरी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उतना पैसा आप लगा सकते हैं। लेकिन आप कहें आप 20 लाख कमा रहे हैं, मैं 15 लाख लगा देता हूँ, बिल्कुल गलत। ऐसे डिसीजन नहीं लीजिए इक्विटी के केस में। म्यूचुअल फंड्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थोड़ा ज्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं एज कम्पेयर टू डेट। लेकिन हाँ, यहाँ पर टैक्स सेविंग्स होनी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर ये ELSS नहीं है तो। नेशनल पेंशन सिस्टम मेरे जैसे लोगों के लिए, जो उन्हें पेंशन नहीं मिलने वाली है 50 साल 60 साल के बाद जब हम काम नहीं करेंगे, तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है। इनफैक्ट आपको ATC में, इंडिया में जो ATC है जहाँ पर हमको टैक्स में छूट मिलती है, उसमें भी फायदा है। PPF इज अ गुड थिंग, बट यहाँ पर एक ही चीज है, लॉक इन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। लाइक 7 साल से पहले आई बिलीव आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। बैंक FD आप सभी लोग जानते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सभी को पता ही है, एंड प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डे सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छी स्कीम है। रियल स्टेट और गोल्ड, गोल्ड में ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे हैं। ज्वेलरी में तो आपको मेकिंग चार्जेस और बहुत सारी चीजें, रिटर्न पे भी आपका पैसा कम होता है। इस पे हम कॉइन्स की बात कर रही हूँ मैं, रिस्क की बात कर रही हूँ, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड भी येलो मेटल हम कहते हैं, अच्छा रिटर्न देता है। रियल स्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। पिछले दिनों प्रॉपर्टी के रेट डाउन गए, जिन लोगों ने पैसा लगाया, और अभी वापस से थोड़े स्टेबलाइज हो रहे हैं इंडिया में भी स्टॉक रियल स्टेट में। तो ये 10 ऑप्शन ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर हम
अच्छे से अपना असेट, मैं ये कहूंगी पैसा एलोकेशन के साथ साथ आपको रिस्क एलोकेशन करना भी जरूरी है कि आप कहाँ कितना रिस्क ले सकते हैं। एंड एक हम सेफ फ्यूचर, सेफ फाइनेंशियली सिक्योर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फ्यूचर, चाहे मैं अर्न कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तभी ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं अगर हमने सभी के लिए कुछ कुछ पैसा एलोकेट किया हुआ है तो आपको एक सेफर रिटर्न, एक अच्छी लाइफ और अच्छी चीजें मिलेंगी। इनफैक्ट गुरुदेव भी ये कहते हैं कि आपको अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पे आश्रित नहीं होना है, ध्यान रखना है अपनी चीजों का। एटलीस्ट आप इतने साक्षर बने दोनों ही तरीके से। इसलिए इस सेशन पे मैं और भी कहीं जब बताती हूँ तो फाइनेंशियली अवेयर होना, लिटरेट होना हम सभी की एक जिम्मेदारी तरीके से कि हम जाने और हम अपने आसपास के लोगों को बताएं कि कितना जरूरी है। आज की तारीख में हमको ये जानना है टैक्स क्या होता है, कहाँ टैक्स देना है, कहाँ नहीं देना है, कैसे सेव करना है, कहाँ से रिटर्न ले सकते हैं विदाउट बीइंग गेटिंग इनटू द साइकिल ऑफ ग्रीडीनेस। मतलब बहुत सारे लोग, कई बार आ जाता है दिमाग में 40% मिलेगा, कर लेते हैं, लगाने में क्या जा रहा है, लेकिन रिस्क भी फिर उतने के लिए तैयार नहीं। तो इसके साथ ही मैं जानती हूँ कि समय नहीं है हमारे पास और ज्यादा, तो दिस इज बाय एंड लार्ज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। एंड हाँ जी,